अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, इलेक्शन इस्लाहात बिल के बाद नैब कवानीन का जो बिल था वो भी सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया वज़ीर आज़म हाउस को। उन्होंने मंजूर करने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये दोनों बिल पास हो चुके हैं और अगर सदर 10 दिन के अंदर इनको मंजूर नहीं करते हैं तो फिर इनको मंजूर ही तस्वुर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज ट्वीट किया गया और आज उन्होंने ये कहा है कि आज के दिन एहतिसाब को दफन कर दिया गया है इस हुकूमत की जानिब से और आज यौम स्याह उन्होंने करार दिया है आज का दिन। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जिस तरह की तरामीम हमने की हैं नैब कवानीन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह की तरामीम करना चाहती थी और मोनी सिलाही साहब जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है आज एक प्रोग्राम में बैठकर। तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह की तरामीम करना चाहती थी तो फिर इस वक्त क्यों वावेला मचाया जा रहा है, क्यों शोर उठाया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि आज का दिन स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख का। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि सख्त मुआशी फैसले हो चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, महंगाई का तूफान आ चुका है, लेकिन अभी तक IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो सका है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब से आज सवाल हुआ और उन्होंने ये कहा कि एक आध दिन के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, IMF के साथ जो मुआहिदा है वो हतमी मराहिल तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जितनी ताख़ीर हो रही है उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके अंदर कमी आती जा रही है। डॉलर की कीमत आज इंटर बैंक में 210 रुपये में ट्रेड होता रहा, जबकि ओपन मार्केट में 213 से ऊपर में ट्रेड होता रहा है। इसके नताइज मुल्की मईशत पर और महंगाई पर क्या होंगे, दूसरा ये बात करेंगे। और तीसरा, पंजाब में आइनी बहरान है और ये आइनी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐवान इकबाल में ये इजलास बुलाया गया था जिसके बाद इस ऑर्डिनेंस को जो गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी किया गया था, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की, जिसको फौरी तौर पर कलअदम करार देने की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी गई और 24 जून को फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। शौकत बसरा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो सर, अगर ये तरामीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसी ही तरामीम करनी थी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, तो फिर अब क्यों शोर मचाया जा रहा है, अब क्यों कहा जा रहा है कि ये तरामीम जो की गई हैं इससे एहतिसाब मुकम्मल तौर पर दफन हो गया, अब किसी का एहतिसाब ही नहीं हो सकेगा? आयशा, सबसे पहले तो मैं बतौर एक सियासी कारकुन मैं आज कौम से शर्मिंदा हूँ और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो गरीब हैं, मजलूम हैं, महकूम हैं, उनसे जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं और आज मेरे ख्याल में वो 90% शायद हैं, जो बाकी तो 10% क्रिमिनल एलीट है और वो क्रिमिनल एलीट जिसने आज अपने लिए कवानीन बना लिए हैं। यानी कि मैं शेर तो बड़ा अजीब सा है, कहते हैं ना, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो। क्या सियासत इस मकसद के लिए होती है कि आप देखें, कोई रियासत ऐसे नहीं चल सकती कि आप कहें कि चोरियां भी करें, डाके भी मारें और साथ आप हुक्मरान बन के बैठ जाएं। और अब तो अजब तमाशा लगा हुआ है, जो लोग हुक्मरान हैं वही लोग तो यानी कि अपने खिलाफ कानून साजी करके अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। सुबह कानून साजी करते हैं, शाम को अदालतों में पेश होते हैं, रात को वो लोगों के ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो देखिए, अगर हमने करना होता तो आपको याद होगा, ये अभी फैटफ का वाली बात चल रही है आयशा, याद होगा आपको कि वो फुटेज अगर है तो ज़रूर चलाइएगा। इन लोगों ने हमें कहा कि हम फैटफ पे, हालांकि फैटफ किसी की ज़ात का मसला नहीं था, वो पाकिस्तान का मसला था। उस वक्त इन्होंने ये बाइकआउट कर दिया नेशनल असम्बली का, सेनेट का। उन्होंने कहा हम उस वक्त तक आपको वोट नहीं देंगे। यही वो तरामीम थी जिसको हम कह रहे थे NRO 2 मांग रहे हैं। NRO 1 क्या था? जो परवेज मुशर्रफ ने दिया था। जब आपको याद होगा कि खान साहब बार बार कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा, यही तो बात थी। और उसकी तस्दीक किसने की? खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा मेन रीजन ये है कि हमने अपने केसेस खत्म करने थे, उसकी वजह सारे केसेस तैयार पड़े थे, शहादतें लगनी थी, मामला खत्म हो जाने थे। अब दूसरी बात ये है, आप अंदाज़ा करें कि आज जो पाकिस्तान का आलम है, ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये जो 2-2.5 महीने पहले लॉन्ग मार्च हुआ था महंगाई के ख़िलाफ़, आज क्या हालत है। अगर इनकी कॉन्सनट्रेशन इस बात पे होती
कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, वो अवाम की तरह आए ही नहीं थे। ये जो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस अंदाज से उसको देख रहा हूं, ये जो रिजीम चेंज हुआ था ना आयशा, इसके तमाम ये कंपोनेंट्स हैं। अगर इन लोगों ने उनका टूल बने हैं, ये पार्ट एंड पार्सल बने हैं, तो उसमें 1 और 2, 3 है। वो क्या है कि यहाँ पर कोई कानून तो पहले भी नहीं था। ताकतवर के लिए ना अदालतें पहले भी ताकतवर को नहीं पकड़ती थी, पैसे वाले को नहीं पकड़ती थी। मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, मैं वकील भी हूँ, और मैं खुद मैं कह रहा हूँ, आज मैं बतौर वकील भी शर्मिंदा हूँ, बतौर सियासी कारकुन भी शर्मिंदा हूँ कि ये पाकिस्तान सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ मजलूमों के लिए है। और जो 10,000 की चोरी करे, 5 लाख की चोरी करे, उसको पकड़ लो। जो 5 अरब का डाका मारे, उसको कहो नहीं माई बाप, आपका ये पाकिस्तान है, आपके लिए बनाया था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमारी माँ और बहनों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी, इसलिए इज्जतें लटवाई थी। ये पाकिस्तान एक क्रिमिनल एलीट के लिए हो, उन लोगों के लिए हो जो सिर्फ यहां पर चोरियां करें, डाके मारें, यहाँ पर टीटियां लगाएं। लेकिन देखिए शौकत बशरा साहब, ये जो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वैसे तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अदालतों में इंसाफ सिर्फ जो है उन्हीं को मिलता है, जो बड़ा चोर हो या बड़े डाके मारे, गरीब आवाम जो है वो पिसती है। लेकिन सर, आप भी तो अपनी नाकामी को मानिए ना कि 3.5 साल तक ये तरामीम तब तक तो नहीं हुई थी नैब के अंदर, तब तो पुराने कवानीन मौजूद थे। उसके बावजूद आप लोग इनको एहतसाब के कटहरे में क्यों नहीं ला सके, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं खुद एक वकील हूँ, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, मुझे नसीब ना हो मरना, अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में कहे मगर एक लफ्ज़ झूठा बोलूँ। हमारे इलाके में सरमायादार थे, अरबपति लोग थे, दिन दिहाड़े वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। ये 17 जुलाई का वाक़या है, और गौर से सुनिए, 17 फरवरी 2017 का गौर से सुनिएगा। अहमद जवाद साहब, आप भावन नगर से हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के ये बात कह रहा हूँ, उन लोगों ने मेरे पे कातलाना हमला किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी दी, मेरा पीएस शहीद हो गया। मेरे जैसा बंदा जिसको पूरा पाकिस्तान जानता था, पूरा मीडिया जानता था, जिसकी सेहत में खुद वकील था, और वो बंदे, उनके पास चूंकि पैसा था, उनके पास अरबपति थे, और उनको मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं क्या, वो भी कौन था आज मैं नाम भी, वो इजाजुल हक था, मेरे साथ मनाजरा करा लीजिए, जो ज़ियाउल हक का बेटा वहां से इलेक्शन लड़ता है, और उसके साथ वाइटल वाले हैं जो अरबपति लोग हैं। क्या हुआ? दर बदर फिरता रहा। यहां पे अदालतों में है क्या? आज देखिए, जितने लोग वजीर आजम, जो वजीर है, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, ये सब वो लोग थे जब इनके खिलाफ केसेस थे। कोई किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था, कोई किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था, और होता क्या था, अदालत में जाते थे। आज जज साहब नहीं है, आज वकील नहीं है, आज ये गवाहान नहीं है। भाई अदालती निजाम है। फिर आप ये चाहते, आयशा हक की बात करें, ये 70 साल का गंद इमरान खान 3.5 साल में साफ कर देता। क्या 3.5 साल में अदालतों का काम भी इमरान खान करता, हुकूमत का काम भी इमरान खान करता? इमरान खान कहां जाता? आपसे सवाल इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक्तिदार में आने से पहले बातें की थी कि हम अदालती इस्लाहात करेंगे, हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम बाकी इदारों के अंदर इस्लाहात करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ जी। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया है, और ये भी कहा है कि इन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुर्रम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे, हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। जी अहमद जवाद साहब, सर आप लोग तो आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इरादा तो ये था कि ये हमें इलेक्शन से पहले सबको, जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सफाया हो जाएगा सबका। आयशा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सवाल की तरफ आने से पहले थोड़ा सा जो डिस्कशन हो रही थी उसके बारे में भी अपनी राय दे दूं। जी ज़रूर ज़रूर। देखें, शौकत बसरा जो है ना, मेरा भाई है, हमारा एक ही जगह से ताल्लुक़ है, पॉलिटिकल वर्कर है। इसकी सियासी जद्दोजहद की मैं जो है बड़ा एहतराम करता हूँ, और जब मैं PTI में होता था तो इनके साथ काफ़ी जो है गपशप होती थी, अभी भी है और रहेगी भी। लेकिन जो हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पे, ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं मुस्लिम लीग नून को कर रहा हूँ।
इन्होंने देखें एक बात कही कि इस वक्त जो कानून साजी के हवाले से इन्होंने कहा जी कि वो एहतसाब का बिल जो है वो एक चोरी चकारी का बिल है। देखें, अगर हमने कानून साजी करनी है, कानून साजी में एतराज़ात भी हो सकते हैं, उस पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन कानून साजी जो है वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही होनी है। तो अगर इनको उसके ऊपर कोई एतराज़ात करने हैं तो इनको अपनी 115-20 सीटें लेके इनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए और हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। जितने भी बिल्स पेश होते हैं उसमें अपनी राय का इजहार करें, अपना एहतजाज करें और पार्लियामेंट की रवायात के मुताबिक और एक कानूनी तरीके से उसको जहां आप समझते हैं कि ब्लॉक करना है आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपकी दोनों पार्लियामेंट के दोनों लेवल्स पे जो है वो आपके पास नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन सर अक्सरियत ही मौजूद ना हो तो फिर आप शोर शराबा कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन पास होने से रोक तो नहीं सकते ना। जी आयशा, आपने सवाल है बहुत बेसिक सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि पूरी दुनिया में हुकूमत में वही होता है जिसके पास अक्सरियत होती है, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में जिसके पास अक्सरियत नहीं होती वो अपोजिशन में होता है। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। मैं ये जवाब जो देते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग, ये मैं वो आपको बता रही हूँ, वो कहते हैं कि अगर हम असेंबली में जाते भी हैं तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो फिर क्या फायदा हमारे जाने का। जी देखें, यही वो सवाल है कि जिसका जवाब इस बात में पोशीदा है कि इससे पहले इन 3.5 सालों में भी एक अपोजिशन वहां पे बैठी हुई थी और वो तकरीबन हर बिल या हर मौके के ऊपर हुकूमत के सामने बेबस नजर आई, उसकी जो भी वजूहात थी। लेकिन क्या अपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर आके बैठ गई, उन्होंने कहा इस्तीफे दे दिए? वो 3.5 साल उन्होंने हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम दिया, सड़कों के ऊपर भी दिया, जलसे जुलूस भी किए। आप भी पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे अपना मौकफ पेश करें और जो रवायात हैं इस मुल्क की आइन की उसके मुताबिक चलें। दूसरी चीज जो है, देखें, चोरी की जब हम बात कर रहे हैं, एक बिल तो पता नहीं चोरी है या नहीं है, लेकिन कुछ चोरियां ऐसी हैं कि जो कि अब सामने है हमारे, कि 40 अरब रुपया जो है जो एक कैबिनेट की अप्रूवल के साथ शहजाद अकबर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने के ऊपर एक लिफाफे में बंद करके, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट का लिफाफा सिर्फ उस लिफाफे को खोल सकता है, मलिक रियाज को जो तोहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके नतीजे में फरा गोगी और जिसके नतीजे में बुशरा बेगम उनको जो हजारों कनाल जमीन अलॉट हुई, तो वो तो एक लिंक सामने आ गया ना। ये तो वो चोरियां हैं ना कि ये तो अब सामने नजर आ रही हैं। फिर अगर तोशा खाने से अगर आप चीजें चुराते रहे और आप बेचते रहे तो वो चीजें तो सामने हैं। तो चोरी की अगर बात करनी है तो चोरी तो मौजूद है। इस बिल से क्या चोरी होनी है ये तो आपको पार्लियामेंट के अंदर ही कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। इसको ना तो आप टॉक शो में कर सकते हैं, ना सड़कों और गलियों में कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, एजाजुल हक साहब का जिक्र किया, मुझे पता है शौकत बसरा साहब के हल्के में इनका जो है ना वो एजाजुल हक से पेचा पड़ता है, और मेरी हमदर्दियां जो हैं वो शौकत बसरा साहब के साथ होंगी हमेशा ही। लेकिन आप ये देखें कि शौकत बसरा साहब अब जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं और एजाजुल हक का उसमें जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये देखें आज एजाजुल हक जो है वो मैंने उस तरफ भी आना है, वो पैगाम लेके आ रहा है। जी अहमद साहब, मैंने उस तरफ भी आना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ शौकत बसरा साहब को सिर्फ एक बात और ये भी मैं शौकत बसरा साहब को बता दूं कि आप एजाजुल हक साहब की बात कर रहे हैं, इसी तरह से चौधरी गुलाम सरवर साहब जो हैं वो चौधरी निसार साहब के बारे में ख्यालात रखते थे, और इमरान नियाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि चौधरी निसार पार्टी में आ जाएं और सदर का ओहदा भी संभाल लें। वो चौधरी निसार नहीं आए तो गुलाम सरवर साहब की जान बच गई। लेकिन शौकत बसरा साहब, आप तैयार रहें, ये जो इस वक्त इसने आके आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेना है और अगली दफा जो है ना टिकट आपके और उसके दरमियान जो है ना वो कॉन्टेस्ट बन जाना है। मेरी हमदर्दियां और मेरा वोट आपके लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं जवाब साहब आवाम को रिलीफ देना था ना, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि हम तो इसलिए आए क्योंकि इमरान खान सफाया करना चाह रहे थे हमारा। जी बिल्कुल आयशा, देखें अब जो सूरत हाल महंगाई की है या डॉलर की है, देखें डॉलर तो कोई ऐसा डिजिटल स्विच नहीं है कि अगर 190 पे वो पहुंच गया था जब नई हुकूमत आई है, तो ये कोई वो पानी का रेला तो नहीं है
कि इसके सामने आपने एक बंद बांध दिया तो वो रुक गया। ये तो एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसमें आप अगर फॉरेन रिजर्व्स में जाएं तो आपके पास चंद महीनों का इंपोर्ट के लिए आपके पास फॉरेन रिजर्व है। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएं, जिस पे ये तनकीद करते थे, उसी को छोड़ के गए हैं। जिस ट्रेड डेफिसिट अकाउंट पे ये तनकीद करते थे। शायद मेरा सवाल समझे नहीं, या फिर मेरी नाअहली मैं आपको समझा नहीं सकी। मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की, उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि उनकी इंटेंशन ये थी कि ये कोलेशन इसलिए बने ताकि आके वो इमरान खान साहब को बाहर कर सकें और जो उनके ऊपर केसेस है वो खत्म हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये इरादा बनाया हुआ था उनके मुताबिक कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है, इनको सियासत से बाहर करना है। तो सर, इरादा किस चीज का लेकर आए थे? नीयत किस चीज की थी? आवाम को रिलीफ देने की, महंगाई से बचाने की आवाम को, या फिर अपने केसेस और ये इमरान खान साहब को साइड पे करने की, सो दैट अपनी सियासत को जारी रखा जा सके? भाई कभी सच को मान लेते हैं, आज बड़ापन करें। आप कहें मान ले कोई बात नहीं है। शौकत भाई इजाजत दें। शौकत भाई, आपकी मौजूदगी में कहूंगा जो भी कहना है। देखें, मैंने खुर्रम दस्तगीर की बात भी सुनी, मैंने इमरान खान की भी बात सुनी। जिस तरीके से इमरान खान ने खुर्रम दस्तगीर की बात को ट्विस्ट किया कि ये तो मैं शुक्रगुजार हो रहा हूं। अगर आप खुर्रम दस्तगीर की बात को देखें तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनका ये कहना दुरुस्त है कि एक ऐसे फाशिज्म की तरफ इमरान खान मुल्क को ले जाना चाहता था कि जिसमें वो एक अमीरुल मोमिनीन बन जाए या एक ऐसा फाशिस्ट हुक्मरान बन जाए कि जिसमें तमाम अपोजिशन लीडर्स और तमाम अपोजिशन पार्टियों का सफाया कर दिया जाए। क्या ये मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज है कि आप मुल्क में जमहूरियत को फाशिज्म में चेंज कर दें? ये एक प्लान था इमरान खान का, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसको ये पता था कि वो 2023 का इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो ईवीएम मशीन्स इसीलिए लेके आया, वो इंटरनेट वोटिंग इसीलिए लेके आया। उसके बाद जो उसका इरादा था, जो उसने कुछ लोगों का इंतखाब किया हुआ था, उनकी मदद से उसने पाकिस्तान में फाशिज्म का एक ऐसा निजाम लेके आना था कि जिसमें फिर इस मुल्क में आपको जमहूरियत नाम की कोई चीज ना मिलती। और उसमें जो 3.5 साल में उन्होंने किया है, उसका तसलसल आप फिर अगले कई सालों तक देखते और वो मुल्क की तबाही तक की पहुंच के रुक सकता। इससे पहले उसने नहीं रुकना था। ठीक है, ये एक वजह है, ठीक हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक्सप्लेन अहमद साहब, ब्रिगेड साहब भी हमारे साथ मौजूद और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो माजरत कि इतनी देर मैंने आपको इंतजार कराया। सर, आपको ये इस सारी सिचुएशन में क्या लगता है, ये खुर्रम दस्तगीर साहब वाली बात, यही जो सवाल मैंने अभी अहमद जवाद साहब से किया था, आपको लगता है कि वाकई में यही बात थी जिसकी वजह से ये हुकूमत लेकर आए, ये पूरा कोलेशन बना, ये सब लोग मिलकर बैठे सो दैट अपने केसेस को ख़त्म करें और अपनी सियासत को बचाएं? आयशा, 2-3 बातें मैं आप करूँगा, आई टेक सम टाइम। देखें, एक बात तो ये है कि मैं हमेशा पहले भी जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था तो मैं यही कह रहा था PMLN से या PDM से कि आपने क्या प्लान बनाया हुआ है, डू यू हैव एनी सोल्यूशन? क्या आप आएंगे, डॉलर कम करेंगे, पेट्रोल की प्राइस कम करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, ठीक है? दे सेड हम आएंगे तो करेंगे। दैट मीन दे हैड ओनली वन प्लान। वो प्लान उनका ये था, आते ही जैसे आपने भी देखा 2 महीने के अंदर उन्होंने तमाम अपने आप को, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हुकूमत को NRO2 दे दिया। आप आप भी यानी यही समझते हैं कि NRO2 दिया है? आप भी यही समझते हैं? इस पे तो देखें, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपने आके ना आकर ऑपोजिशन है, आपने ऑपोजिशन राज रियाज को, जिसको मेरे ख्याल में ABC का नहीं पता, ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है, वो ऑपोजिशन लीडर बना दिया। उसके बाद आपने नूर साहब को बना दिया अपने पब्लिक कम्युनिटी चेयरमैन, और फिर वो हुकूमत की फेवर में एज ऑफिस तकरीरें कर रहा है। ये हैरानी की बात है। बहरहाल जो आपने नहीं सर, डेडलॉक हुआ तो है, डेडलॉक हो गया है ना, वो पता नहीं किसके नाम के ऊपर, किस इदारे के सरबराह के नाम पर डेडलॉक हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो हो गया गवर्नर के ऊपर हो गया, ये जो KP के जी। अच्छा, आप सेकंड ये देखें, ये आपने उसके बाद EVMs, ओवरसीज पाकिस्तानी, नैब ऑर्डिनेंस आपने, और नैब ऑर्डिनेंस भी ऐसा चेंज किया है कि तमाम जो केसेस है ना वो खत्म हो। नैब इज नॉट रिडंडेंट। ये नैब, क्योंकि मैं इत्तेफाक से डायरेक्टर नैब रहा हूँ सिंध में, थोड़ा सा मुझे पता है कि ये ऑर्डिनेंस बना था कि एक जल्दी तरीके से लोगों से पैसा रिकवर किया जाए, हुकूमत के खजाने में जमा किया जाए, जिसमें वॉलंटरी रिटर्न कि आपको पकड़ा, आपने कहा जी हाँ मैंने गलती की है, पैसा जमा कराएं, नो पेनल्टी, छुट्टी। फिर प्ली बार्गेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट ना समझते हुए
उसको ख़त्म ही कर दिया, जो एक बहुत बड़ा पैसा रिकवर करने का। फिर प्ली बार्गेन, वो लोगों ने कहा जी प्ली बार्गेन का नहीं तो हम बाद में इंडिक्ट हो जाएंगे, तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने वो अब एक लंबा चौड़ा करके फिर अब 100 लोगों का ये जो केसेस हुए डिले, जितना ये कह रहे हैं नैब इनफेक्टिव थी, ये एक्चुअली स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नैब हैड टू वर्क साइड बाय साइड नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कि केसेस को एक्सपीडाइट करते। जैसे पनामा में एक आपने मॉनिटरिंग जज लगा दिया था, वो भी नहीं लगाया। फिर 100 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 हम जजेस आपको देते हैं, नए एम्प्लॉय करते हैं। ये जजेस हैड टू बी सिलेक्टेड एंड एम्प्लॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट बाय द PTA 1। उसके बाद अगर 100 हर जज के पास 50 केस हैं, वो कैसे करे? फिर ये क्या करते थे जो और सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त कर सकती थी तो क्या अब नहीं कर सकती? ये तो अब प्रॉब्लम ये थी उसमें कि ये जब भी अकाउंटेबिलिटी जज आता है वो केस इनके सुनता था, 3 महीने सुनता था, पोस्ट आउट चेंज, उसके बाद 6 महीने आने में लगते हैं, फिर 3 महीने के बाद अगेन चेंज। तो ये देबल हेल्पलेस PTA वाले, मैं ऑनेस्टली ये बिल्कुल आपको ये फेयर बात बता रहा हूँ। दैट इज वाई ये कुड, और फिर उसके बाद रिमार्क्स कभी हाई कोर्ट के आ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। दे शुड हैव बीन टुगेदर, हैंड ग्लव आपस में, अगर आपने करप्शन खत्म करनी है। उसके बाद अब इसके बाद आपने जब जिस तरीके से आए हैं, अब काउंटर नैरेटिव इनके पास क्या था कि अगर इमरान ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात कर दी, इमरान ने कहा जी कि रजीम चेंज हुई है, जो भी हुआ है उन्होंने नैरेटिव बिल्ड कर लिया। आपके पास काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए था? आप प्राइस कम करते, आप डॉलर कम करते, आप पेट्रोल की फलां कीमत कम करते, ताकि काउंटर बैलेंस कर देते। आप कर नहीं सके। अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे IMF इस हमारे बजट को कंट्रोल कर रहा है। IMF ने जी कह दिया तनख्वाहों को हम इतराज नहीं करेंगे। Who the hell IMF? आप 800-900 मिलियन डॉलर के लिए अपने मुल्क की सारी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये बताइए कि अपने मुल्क में इन हाउस को ठीक करें। 800 अरब रुपया आप एक साल में स्टेट कॉर्पोरेशन में खर्च करते हैं। वाई डोंट यू प्राइवेटाइज? अभी करें ना आप, जो आपने अपने कानून तो बना लिए, ये 2 महीने में करें, इशू करें नोटिफिकेशन के, प्राइवेटाइज करेंगे और उसमें आपको एक तो पैसा मिलेगा, फिर 800 अरब रुपया बच जाएगा। फिर उसके बाद FBR के अंदर 2000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता है। 2000 अरब मीन $10 बिलियन, जिसमें इनकम टैक्स, उसके बाद कस्टम। आप देखें किस तरीके से ड्राई पोर्ट के ऊपर, कराची पोर्ट के ऊपर कंटेनर जो कुछ घपले इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं और ये कस्टम कर रहा है। कौन उनको ये चीज़ें आपको करना है जो माफिया को ठीक करना है। आप इस वक्त आपका FBR अगर 7000 अरब रिकॉव कर रहे रेवेन्यू, तो ये आपको 1700 अरब पे जा सकता है। 800 अरब रुपया आप स्टेट कॉर्पोरेशन में जाए, बजाय इसके कि आप हर बात ये कि मान रहे हैं आपने तबाह करके रख दिया मुल्क का। और आपने सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आए थे तो आपने क्या बेहतरी लाई है मुल्क के लिए? इससे स्टेबल गवर्नमेंट रहती, इमरान खान की हुकूमत तो डाउन हो रही थी। बिल्कुल सर, हमने बड़ी दफा सवाल उठाया जिस वक्त तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, बार बार पूछा कि सर आपके पास क्या प्लान है, तो उस वक्त जवाब आता था कि हम पहले भी ठीक कर चुके हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस मौजूद है और हम आएंगे तो हम ठीक करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद यकीन नहीं था कि तहरीके अदम एतमाद वाकई में कामयाब हो जाएगी और इनको मुल्क संभालना पड़ेगा। बहरहाल शौकत बसरा साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। शौकत बसरा साहब, ये जो बात की अभी अहमद जवाद साहब ने, जो एजाजुल हक साहब, क्या वाकई में इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि वाकई में उन तक पहुंच रहे पैगाम। इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात कहनी है जी। अहमद जवाद साहब ने भी कहा कि वो 40 अरब रुपया, वो फलां करप्शन का केस, फराग गोगी वाला, वो तोशा खाना। अच्छा आयशा, मुझे यकीन है कि जब जवाद साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नून और जवाद साहब हुकूमत में आएंगे तो फौरी तौर पर आकर ये मुकदमा दर्ज करेंगे, ये हमें पकड़ेंगे। ये सर अभी उन्हीं की तो हुकूमत है। अच्छा आ गई है इनकी हुकूमत सर? 2 महीने 10 दिन हो गए। अच्छा जवाद भाई, वो तो अभी मुझे बताया आयशा ने कि आपकी तो हुकूमत आ चुकी है। अच्छा अगर आपकी हुकूमत आ चुकी है तो मेरे भाई अच्छा सुने शौकत भाई एक छोड़िए, आपने पूछा ना। देखें शौकत भाई, देखें मुझे तो चले उनकी हुकूमत आए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, चले मुझे नहीं पता चला उनकी, मतलब आपको तो 3.5 साल नहीं पता चला। अच्छा नहीं मैं बात और करने लगा हूं। अच्छा अहमद जवाद में ऐसे नहीं, आप मुझे मेरी बात देखिए ना, आपने अभी कहा 2.5 महीने से हम ये बात सुन रहे हैं कि जी वो जी 40 अरब मिल गया, फराग गोगी का मिल गया। सुन तो लें नहीं हमने। अच्छा बाकी मुकदमा जो आप लोगों वाले हैं ना, 99% केसेस आप दोनों के दौर के हैं। हमारे दौर में तो एक आधा केस बना होगा। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप हुकूमत में वाकई आ चुके हैं तो बातें ना करें, कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें,
लोगों को गिरफ्तार करें, हम बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आकर गिमिक्स करना, पॉइंट स्कोरिंग करना कि जी फलां चीज़ पकड़ ली है तोशा, भाई आज 2.5 महीने हो गए हैं, तोशा खाना का बड़ा सुना था, आपसे लिस्ट मांग रहे हैं, दे दें। अब आप हुकूमत में कर दें लिस्ट, वो पब्लिश किस किस ने क्या क्या लिया है वहाँ तोशा खाना से, नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी जो बात इन्होंने इजाजुल हक कही, देखिए मुलाकातें उनकी 2 हुई हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो किस वजह से मिले हैं। बात यही है जो अहमद जवाद साहब ने कही है कि उन्होंने खुद भी बल्कि ARY से बात करते हुए कहा जी कि मैं पैगाम लेकर गया था, जो मैंने सुना है। अब हकीकत क्या है, क्योंकि मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई है इस टॉपिक पे, जब होगी तो मेरा आपका वादा है मैं जो भी बात हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात। अभी इन्होंने बात की थी अमीरुल मोमिनीन वाली। अहमद जवाद साहब, आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन की बाकायदा अमेंडमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आई थी, जो फौरी तौर पर ख़त्म करवाई गई। ये जितने भी केसेस बने थे, आप मुझे बताइए हमारा इतराज़ क्या है या आज पाकिस्तानियों का इतराज़ क्या है? ये इतराज़ है कि जितने भी मुकदमात के अंदर आज अमेंडमेंट्स आई हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ है? मियां शहबाज शरीफ साहब का केस ख़त्म, ख्वाजा साद रफीक साहब का केस ख़त्म, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस ख़त्म, मुझे बात मुकम्मल कर लें, मरियम नवाज साहब का ख़त्म, मियां नवाज शरीफ साहब का ख़त्म। मुझे बताइए जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही है कि हुकूमत ने हुकूमत को NRO दे दिया है, इससे और क्या बात, यकीन माने ये तो किसी ऐसे कंट्रीज जहां पर कोई कानून नहीं होता, यहाँ पे तो हम कहते हैं हमारे पास 1973 का कानून है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास तमाम इदारे मौजूद हैं। यहाँ पे तो यूं लग रहा है जैसे जंगल का कानून है। और आज के बाद यकीन मानिएगा लॉलेसनेस और होगी। मेरे शहर हारूनाबाद के अंदर हालत ये है, ये आए थे ना इस काम के लिए कि जी ये शहबाज स्पीड ये आएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। आज मुझे बता दें, रात पूरा पाकिस्तान आशा सड़कों पर था। पेट्रोल तारीख में कितना अभी आज तक इतना नहीं बढ़ा, डीजल तारीख में इतना कभी नहीं बढ़ा। आपकी बिजली का भी बिल आ जाए, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि ये एक सोची समझी साजिश है कि जो कुछ इराक में हुआ, जो कुछ शाम में हुआ, जो कुछ लीबिया में हुआ, जो अभी खान साहब श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए। मैं ऐसी बात कहने लगा, मुझे डर आता है ये बात करते हुए। जब एक गरीब की झोंपड़ी जलेगी, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, उसके बच्चे सामने तड़प तड़प के दवाई ना होने की वजह से मरेंगे, तो आयशा मुझे बताइए कि क्या किसी बादशाह का घर, क्या किसी बड़े बंदे का घर महफूज रहेगा? यही तो श्रीलंका में हुआ है। एक ही खानदान ने कब्जा कर लिया श्रीलंका के ऊपर, और एंड ऑफ द डे पर क्या हुआ? लोग भूख से मरने लगे, लोग दवाई ना होने की वजह से मरने लगे, लोग बिल ना देने की वजह से मरने लगे। तो फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। मैं कहता हूं वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। पाकिस्तान होगा तो सारा कुछ है, इस तरह ना करें, इस तरह इसको बनाना रिपब्लिक ना बनाएं, इस तरह ये लोगों को एहसास ना दिलाएं। क्योंकि 90% लोग, एक बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में 12 या 13 लोग हैं या 15 होंगे मैक्सिमम, इन्होंने अपने अपने मुल्कों को चले जाना है। आयशा, इन्होंने अपने बैग उठाने हैं, किसी ने लंदन चले जाना है, किसी ने सऊदी अरेबिया चले जाना है, किसी ने दुबई चले जाना है, किसी ने अमेरिका चले जाना है। लड़ाई होनी है मेरी और आपकी। ये ना समझिए कि जो MP है, वजीर है, वो लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट टोटल 15 लोग हैं, मैं गिन के कह सकता हूं। लेकिन बसरा साहब चलिए, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, इस ये 15 के 15 लोग पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, बल्कि मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, सवाल में छोड़ के चली जाती हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास वो जादू की छड़ी है जिससे इस वक्त जो बहरान का शिकार है मुल्क, वो निकल सके? एक ब्रेक के बाद शौकत बसरा साहब से ये जानेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। शौकत बसरा साहब, जो सवाल मैं छोड़ के गई थी, मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। हल ताकि हम आगे आप देखिए आयशा कि ये अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि जब हमारी हुकूमत थी 3 महीने पहले की बात है ना, आपका ग्रोथ 6% पे जा रहा था, आपकी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड जा रही थी, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतरीन जा रही थी, और पेट्रोल और डीजल, इसके बावजूद क्या IMF उस वक्त मौजूद नहीं था? IMF का बहुत प्रेशर था, हमने 10 रुपए बल्कि उससे कम किया और बाकी चीज़ों को हमने कट लगाया। इसका हल मौजूद है। इसका हल है कि आप ये जो गुलामाना जहनीत है, जो गुलामी है, इसको छोड़ दें। आप मुझे बताइए, इस वक्त जो पैसा गिर रहा है, जो रुपया गिर रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। पाउंड ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है,
कतरी दिनार ऊपर जा रहा है, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं जिन बंदों जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। सिवाय इमरान खान के जो टॉप लीडरशिप है हमारी, 4 या 5 लोग नाम ले बताएं उनके पैसे कहाँ पड़े हैं, उनकी जायदादें कहाँ पड़ी हैं। हल है, हल क्या है? क्या श्रीलंका गुलामी से निकलना पड़ेगा, डर की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी? क्या रशिया से पेट्रोल नहीं लिया इंडिया ने? इंडिया तो स्ट्रेटेजिक अलाई है अमेरिका का, क्या नहीं लिया इन्होंने बांग्लादेश ने, क्या श्रीलंका ने? एक ही हल है, हल ये है हमें अपनी उनकी गुलामी से निकलना पड़ेगा, अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। क्या ईरान को मार दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया? खुददारी से जीना सीखें। अभी कह रहे हैं ना 1 कप चाय पी लें हमारी ऊपर आ जाएगी, वो क्या कहते हैं इकोनॉमी ऊपर आ जाएगी। आप ऐसे करें 4 रोटियों की जगह 1 रोटी खा लें। अल्लाह के बंदो, मैं आपको कहता हूं आप गुलामी छोड़ दें। आप अपने पैसों का, वो जो पैसे बाहर पड़े ना, असल रोना उनका है। वो पैसे आज बाहर पाकिस्तान आ जाए, यकीन माने हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। पता है आपको कितने अरब का ये एनआरओ दिया इन्होंने? 1200 अरब के केसेस थे, 1100 अरब का गवर्नमेंट को एनआरओ दे के खलास केसेस खत्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अहमद जवाद साहब, सर ये आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा होना है, इसमें अभी तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनकी शराइत भी मान ली गई हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही थी कि आईएमएफ मान नहीं रहा है। तो सर कब तक हम तवक्को रखें कि ये मुआहिदा हो जाएगा ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए? देखें, आईएमएफ के साथ इन प्रिंसिपल तो मुआहिदा तय पा गया है। अब उसकी कोई जुजियात हैं या उसकी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो बाकी रहती है। आईएमएफ की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफे को एग्री किया था और वो आईएमएफ के डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। और अगर हुकूमत तो उसके मुताबिक जाती है, हमारा चैलेंज है, हमें दिखा दे जवाद साहब हमारा चैलेंज है। जवाद साहब अभी रुक जाए, यहाँ पे मैं चैलेंज देता हूँ लाइव प्रोग्राम में, आप हमें वो दिखा दें, आईएमएफ वाला मुआहिदा हमें दिखा दें। यकीन माने मैं आपसे माफी मांगूंगा लाइव प्रोग्राम में। मुझे कंप्लीट तो करने देना, बात कर लेने देना। नहीं, आपने बात की है, वो दिखा तो दे, बात तो करने देना। ओहो, मेरी बात वापस ले या सॉरी बोले, अल्फाज वापस ले। मैं कह रहा हूँ कि हमारा मुआहिदा नहीं था। दूसरी बात मुकम्मल करने दे। जी 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 शौकत साहब, आप प्रोग्राम के आखिर में हमेशा जवाद भाई मैंने तो रिक्वेस्ट की है, चैलेंज की है, हम माफी मांगेंगे, हम भाई से माफी मांगेंगे। चले कंप्लीट तो करने देना, बस सब कंप्लीट करने। भाई एक बात हुई आयशा मेरे भाई हैं जवाद भाई, मैं अगर कोई बात गलत की है मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैंने तो आपसे एक बात कही है कि आप मेरी बात सुन सके। बात मुकम्मल करने अभी ये बात कर रहे थे आयशा, अभी ये बात कर रहे थे गुलामी की। इनको गुलामी की जो है ना, मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। इनको गुलामी जो है बड़ी अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। 3.5 साल हुकूमत रही थी, ईरान ने अपनी पाइपलाइन जो है वो बिछा दी हुई है, गैस पाइपलाइन। उसका सिर्फ जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो आपने बनाना था। 3.5 साल में एक बना लेते ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाते। अगर आपने अपने पैरों पे खड़ा होना था तो कौम को एक गैरतमंदी का सबक देना था। तो जब आप ट्रंप के सामने बैठे हुए थे और वहां पे जब आपसे सवाल हुआ था उस मासूम खातून का जिसको कितने सालों से वहां पे उम्र कैद की, आफिया सिद्दीकी का, तो वहां पे इनकी आवाज जो है ना गले में फंस गई थी, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रही थी। ये वीडियो मौजूद है। अगर अपने पैरों पे खड़ा होना था, जब इनके दोस्त थे इमरान खान के महातीर मोहम्मद, उन्होंने मलेशिया में इनको कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, नारे इसने खुद ही मारे इमरान न्याजी ने कि जी हम अपनी ओआईसी बनाएंगे। और उसके बाद इसको एक इशारा आया और ये वहीं पे बैठ गया और कैंसिल कर दिया। पूरी कौम को भी एम्बेरस करवाया, उधर महातीर मोहम्मद को भी एम्बेरस करवाया। तो ये गुलामी शुलामी की बातें इनको कहीं छोड़ दें। अब जहां तक ताल्लुक है नैब का कि उसके कवानीन के अंदर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मैं आपको बताऊं नैब की औकात क्या थी टोटल। वो नैब जो कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान थी, उसकी औकात मैं बना देता हूं। उसमें एक ऐसा चेयरमैन जिसके ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट जो है, हरासमेंट का एक केस होता है, वो लड़की जो है सिटीजन पोर्टल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करती है कि ये आपका चेयरमैन नैब है और ये वीडियोज हैं और इसने मेरे साथ ये किया है। उन वीडियोज को लेके उसमें से कुछ हिस्सा अपने एक न्यूज चैनल के जरिए उसको चलवा के उस चेयरमैन को 3.5 साल तक इन्होंने होस्टेज रखा और उससे एहतसाब करा रहे थे। तो भेजें किसी भी ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर, फिर चेयरमैन नैब जो है वो लेके आए, जो चेयरमैन नैब जिसके ऊपर एक मुकदमा करें, एक वीडियो बनाएं और आप अपनी सारे मसाइल हल कर लें। तो इसकी बात ना करें कि नैब जो है वो क्या करती रही है 3.5 साल में।
वो सिर्फ एक मुकदमा जो उनके ऊपर केस था चेयरमैन नैब का, एक वीडियो का कि मजीद वीडियोस ना आ जाएं, वो खातून कह के गई हैं कि वो वीडियोस जो हैं वो मैंने दी हैं उनको, और वहां पे 1 महीना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही हैं। अब देखें, बात ये है कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि बातें ना करें, काम करें। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि ये हुकूमत जो है, जिसको अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कोई 2 महीने हुए हैं इनको या 3 महीने हुए हैं, इस हुकूमत को यकीनन इमरान खान, इमरान नियाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जो 3.5 साल करते रहे, यानी बातें करते रहे, काम नहीं करते रहे। मैं ये चाहूंगा कि पीएमएलएन की हुकूमत या इत्तेहादियों की हुकूमत जो है वो बातों की बजाय काम करे। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं और मैं कहूंगा कि 3.5 साल को ना फॉलो करें। अहमद साहब, ये बताइए कि आप ये जो हुकूमत आई है, जब से 2 महीना 10 दिन इसको हुए हैं, अभी तक आपको क्या लगता है, आवाम को क्या रिलीफ मिला इस हुकूमत की जानिब से? जितना भी वक्त हुआ है इस हुकूमत को आए हुए, क्या रिलीफ मिला है? देखें आयशा, बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये कोई डिजिटल स्विच नहीं होता कि 1 तारीख के बाद आप एक नई हुकूमत आए और आप पिछले 3.5 साल का अगर वो 45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के जाते हैं, वो आपके पास इंपोर्ट बिल चंद महीनों का छोड़ के जाते हैं, वो आपके पास डॉलर जो है वो 190 का छोड़ के जाते हैं, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 18 बिलियन डॉलर का छोड़ के जाते हैं, वो आपके मुल्क में दुनिया की 3rd हाईएस्ट महंगाई और इन्फ्लेशन छोड़ के जाते हैं। अहमद साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी हम यही सवाल करते थे कि आपने आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, और अब आप ये कहते हैं आने के बाद इक्तिदार में कि जनाब हमें तो पता नहीं था इतने ज्यादा हालात खराब हैं। आपसे भी इसीलिए मैं ये सवाल कर, चलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि सिर्फ ये कहा है जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक हुकूमत को आए हुए अगर 2.5-3 महीने हो रहे हैं, उससे सवाल करना, जबकि 3.5 साल के बाद जब इनसे ये सवाल किया जाता था तो ये कहते थे कि हमें 5 साल नहीं 10 साल चाहिए। ये 5 साल पे भी इक्तफा नहीं करते थे कोई तब्दीली इस मुल्क में लाने के लिए। कोई तब्दीली ये इस मुल्क में कोई एक केस ही साबित कर देते। वो शहजाद अकबर साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी बसरा साहब कि हमें जो है ना एहतसाब को प्रेस टॉक से और टॉक शो से और अखबारों से निकल के उसको एक सही मानों में उसके ऊपर होना चाहिए कि उसका बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। साहब जो हैं, बिल्कुल जी, शहजाद अकबर साहब जो हैं, ये 3.5 साल ये शौकत बसरा साहब मेरे साथ ही सीट पे बैठे होते थे तर्जुमानों के इजलास में। वहां पे वो तशरीफ लाते थे। शहजाद अकबर साहब ओपनिंग बैट्समैन थे पीटीआई के, इमरान खान के। वो पावर पॉइंट के ऊपर बताते थे जी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, बिल्कुल बिल्कुल वो कहां गए, यहाँ से चली जी, वो कहां गए, हम भी ये सवाल करते हैं बार बार। 3.5 साल तक ये कुछ होता रहा। उसके बाद ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रीफ केस पकड़ा और वो इंग्लैंड लंदन में याशी मार रहा है। अब वो वापस भी नहीं आएगा। वो चोर छक्का पता नहीं कहां से उठाया है। इमरान नियाजी को ऐसे ही बंदे जो है ना वो मिलते हैं। चले सर, आप भी तो रहे हैं ना पीटीआई में। अहमद जवाद साहब आप खुद भी तो रहे हैं ना पीटीआई में, इसीलिए तो निकल आए ना फिर। चले ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। जी देखें, बात यह है कि आपने जब एक ऑर्डिनेंस नैब को बनाया तो सिस्टम ये है कि 99 से बनाया गया, आज इसको कितना अर्सा हो गया, 22-23 साल हो गए हैं। इसको इम्प्रूव करना, जहाँ जहाँ कमजोरियाँ नज़र होती हैं चीज़ के अंदर आप उसको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं करते हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें ये कमजोरियाँ थी, प्रोसिक्यूशन वीक थी, तो प्रोसिक्यूशन को आप वहाँ पर कानून में लाते हैं कि जी अच्छे लॉयर इनको रखने चाहिए। अगर केसेस डिले हो रहे हैं तो जजेस की तादाद बढ़वानी चाहिए। उसके बाद कोई और प्रॉब्लम है वो करें। अगर एक्स्ट्रा वो जजेस की तादाद बढ़ाने की बात के ऊपर तो हुकूमत तब्दील हो गई खुर्रम दस्तगीर साहब के मुताबिक। वो बढ़ाने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाने थे, ये हुकूमत थोड़ी कर सकती थी। सेकंड ये कि इसको करें, बेहतर करें, लेकिन ये नहीं कि आप इसको क्लिप करके फेंक देंगे, रिडंडेंट कर दिया। आपके एक ही मुल्क में था जिसे कम से कम थोड़ा बहुत डर था। चले डर तो था ना, आपने वो भी खत्म कर दिया। अब मुझे बताएं कि कौन किस तरीके से हमारे जो हालात हुए हैं, आज एहसन इकबाल कह रहे थे कि वहाँ पर बांग्लादेश में और इंडिया में करप्शन है, फिर भी तरक्की हो रही है। करप्शन वहाँ है लेकिन इस लिमिट की नहीं है कि वहाँ पर उनको मुल्क का भी ख्याल है। मुल्क से वहाँ के पॉलिटिशियन को मोहब्बत है, वो नहीं चाहते यहाँ तो है कि हम सब कुछ ले जाएं, पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। ये हमें हमारी साइकी बन गई है। इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी इंक्लूड है, आपके हमारे पॉलिटिशियन भी है, बिजनेसमैन भी है, तमाम सेगमेंट सोसाइटी में इसे टेकन एज ए नॉर्मल नॉर्म कर दिया गया है। इसलिए इसको बेहतर करें। उसके बाद आप बजाय इसके कि आप बिल्कुल आपने इसको ख़त्म कर दिया। वो इस तक 3.5 साल में 400 अरब रुपया तो नैब ने ले निकाले ना लोगों से।
ये इट्स वाज अ गुड अमाउंट, इतना बुरा नहीं है जी वो हम जो उनको बातें कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि चलने नहीं देते हैं आपको, उसको मजीद बेहतर किया जा सकता था। बिल्कुल इस तरह की कवानीन बनाए जा सकते थे कि कोई किसी को हिरासा ना कर सके, ये इन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये आईएमएफ प्रोग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये इतनी ताखीर, इतने मुश्किल फैसलों के बावजूद, महंगाई के बावजूद अभी तक क्यों ये फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है हमारा मुआहिदा उनके साथ? देखें, दे वांट के पाकिस्तान शुड बी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स इकोनॉमिकली, बिकॉज देन दे विल पुट अस के जी आप कोई कंडीशन लगाएंगे, चाहे वो बेसिस की बात करते हैं, कोई और बात करते हैं। दे वांट के जी पाकिस्तान को शायद कश्मीर, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें। इस तरह की बातें जो चल रही हैं ये हमने सोचना, फिर I2 C2, अभी I2 और U2 बन गया है, आपने देखा ये चीज़ें बन रही हैं। वी मस्ट रियलाइज, हमें पहली दफ़ा कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान एज ए सॉवरन इस्लामिक स्टेट के तौर पे, न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया था। हमें सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात ज़रूर करें, एंड वी आर ट्रैप्ड, हम फंसे हुए हैं। यही प्रॉब्लम है कि ना वो आपको सीपैक बनाने देते हैं, बलोचिस्तान में वो हालात ख़राब रखते हैं, इसलिए कि आपको, आप इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं चाहते हैं, दे वांट कि हम इकनॉमिक तरक्की ना करें, और इसके लिए ये सारा कुछ जो इंडिया को आपको प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं, अगर टोटलिटी में देखें दीज आर द रीजन। इसलिए हमें एज ए यूनिट, एज ए कॉम, एज ए नेशन वी हैव टू डिफीट एंड ये नैरेटिव को। इसके लिए चाहे जो भी बात हो, कुछ चीज़ों के अंदर ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, दे हैव टू बी यूनिसॉन एटलीस्ट इस सॉवरेनिटी के ऊपर और इंडिया के खिलाफ कश्मीर के ऊपर। एक और चीज के ऊपर कमेंट कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब, ये इसराइल की बात भी हुई है। पहले एक वफ्द जाता है, उसके बाद हमने एक अहम सियासी रहनुमा को, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी मीडिया के सामने ये बात की कि हमें अपना मफाद देखना चाहिए, लोग, दुनिया जो है इसराइल से ताल्लुकात बना रही है। सर, पाकिस्तान में ये कौन से लोग हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब को कहा जाता था कि ये यहूदी एजेंट है, और जो कहते थे वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, और इस हुकूमत के एक रहनुमा की जानिब से ये बात की गई है। देखें, ये तो हमें पता नहीं कि ये डिज़ायर है, ज़ाहिर है कि अमेरिका की भी है, इसराइल की भी है, इंडिया की भी है, दे वांट के पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ वी मस्ट सी कि ओवरऑल इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक कायद मोहम्मद जिन्ना ने बड़ा क्लियर कहा था कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात जब तक अच्छे नहीं होंगे जब तक पैलेस्टाइन का इशू नहीं होगा। नंबर 2, आज अगर आप इसराइल को किसी लिहाज से भी एक्सेप्ट करने की या हमसे ताल्लुकात करते हैं, इट विल हैव सीरियस रेमिफिकेशंस फॉर आवर कश्मीर कॉज, क्योंकि फिर इंडिया कहेगा पैलेस्टाइन को तो छोड़ के इसराइल से तो बात कर रहे हैं, तो कश्मीर को छोड़ें और आए हमारे से बात करें। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान का एक नेशनल कॉज है, आपकी नेशनल पॉलिसी के अंदर है कि कश्मीर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये चीज़ें देख, अगर कहीं इसराइल की तरफ हम देखते हैं तो इसका मतलब कि आप कश्मीर को हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, इसको छोड़ दें। और मुझे हैरानी है कि हमारी जो दीनी जमातें हैं, इतना बड़ा ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर आपके सामने, जो इंडिया में अभी भी इतने 22 करोड़ अवाम खड़े हुए हैं, आपने ना देखा है मौलाना फजल रहमान को, ना देखा है TLP को। तो दीज आर द लम्हे फिक्रिया कि व्हाट वी आर डूइंग इट, क्या हम कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान में मैंने तो नहीं देखा सवाए किसी को बात करते हुए कि आपने जुमे के बाद बहुत बड़े बड़ी पहले जो होते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह, और उसके बाद फजल रहमान सब खड़े हो जाते थे, जिस जमात इस्लामी खड़ी होती थी, व्हाट द हेल वी आर डूइंग इट। आई थिंक ये चीज़ हमें दोबारा इनवर्ट देखने की है कि व्हाट वी आर डूइंग इट, फॉर whom we are doing it and what we are thinking for the Pakistan। सही। अब बसर साहब, लास्ट में कमेंट चाहूंगी आपसे, ये पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये आईनी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप लोग हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सीरियस नहीं है, तो सर आपका रवैया भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया भी वहां पर सीरियस नहीं नजर आता। क्या करें, अवाम का क्यों नहीं सोचा? पंजाब में तो वैसे ही तमाशा लगा हुआ है ना। पंजाब में आप देखिए, यहाँ पे कभी मुझे बताएं कि कभी नेशनल असम्बली का स्पीकर किसी वज़ीर आला से हलफ लेता है? अच्छा, यहाँ पे वो इजलास लेते हैं, वज़ीर आला बनना है फ्लैटिस होटल में चले जाते हैं, अच्छा बजट पेश करना है ईवान इकबाल में चले जाते हैं। यहाँ पे तो तमाशा लगा हुआ है। मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी आप जो बात ब्रिगेडियर साहब, मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। पंजाब में तो इस वक्त अमली तौर पर, वैसे तो मुकम्मल तौर पे बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे। आज खास तौर पे जो कुछ हुआ है, जो नैब के सिलसिले में जो तमाशा लगा है, इसके बाद तो भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर
किसी भी तकड़े बंदे को कोई बंदा उंगली भी लगा सकेगा या पकड़ सकेगा। देखिए 4-5 बंदे तो वैसे मर गए हैं, वो मखसूस पड़ासी दुनिया से चला गया, वो एक डॉक्टर रिजवान साहब चले गए, इसलिए आइंदा तो कोई जरूरत भी नहीं करेगा। अमेरिकी रजीम का ये एजेंडा था कि इसराइल को ये तस्लीम करेंगे। इनका एक टीवी एंकर जो गवर्नमेंट का मुलाजिम था आयशा, वो गया, जब हमने शो डाला फिर उसको सैक किया, इन्होंने फायर किया। उसके बाद आप रशिया की तरफ नहीं देखेंगे, आप चाइना के साथ तलकत महदूद करेंगे, आप इंडिया की ताबेदारी करेंगे और उसके साथ आप तजारत करेंगे, और उसके बदले में क्या होगा? जो हुआ है कि माई बाप हमें बचाएं, आप जो हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं, आप हमारे। और अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का खैर खा नहीं रहा, ये आज की बात नहीं है। और अमेरिका जो चाहता है वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तबाही चाहता है, बर्बादी चाहता है। मैं कहता हूं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम अमेरिका की गुलामी से ना निकले आयशा, तो बात ये ज़हन में रखिएगा, हमारी हालत भी वो होने वाली है जो बाकी ममालिक। जो अल्लाह ताला रहम करे। अहमद जवाद साहब, लास्ट कमेंट सर, आपका लास्ट मिनट है। देखें, इसराइल के हवाले से जिस पीटीवी एंकर का जिक्र बसरा साहब कर रहे थे, ये पीटीवी का वो एंकर है जिसको पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में एक बड़ा एक्सक्लूसिव टाइम दिया था प्रोग्राम करने के लिए। एक सी क्लास एंकर है ये, लेकिन इसको पीटीवी पे पीटीआई की हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद जब ये पकड़ा गया है वहाँ पे इसराइल में, तो अब जाहिर है कि इसको वहाँ, वो भी हमारी हुकूमत नहीं भेजा था, हमारी हुकूमत नहीं भेजा था। और दूसरा, और देखें, दूसरा ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि नैब ने कोई 400 अरब रुपए की रिकवरी की है, तो मैं ब्रिगेडियर साहब को याद करा दूं कि पार्लियामेंट ने ये सवाल किया था और चेयरमैन नैब को बुलाया था और कहा था कि ये 400 अरब जरा बता दें ये किधर आया है, कहाँ आया है, तो वो ये इसका कोई जवाब नहीं दे सके थे। तो ये 400 अरब रुपए हवा में ही थे। जवाद भाई एक बात कहनी है, जवाद भाई एक बात जो नैब चेयरमैन है, नैब चेयरमैन जिसकी आप बात कर रहे थे, अब आपकी हुकूमत आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, क्योंकि वीडियोस तो जरा आपके पास ही हैं, अब उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, तो झूठे करनी चाहिए, करेंगे, ऐलान करेंगे, हम मान जाए आपको, नहीं करेंगे। आप कंप्लीट करने देना उनको, बसरा साहब जी। कर लें कंप्लीट। मैं अपनी बात कर लूं, सीपैक की बात। देखिए बसरा साहब जो है ना बीच में बहुत इंटरफेयर करते हैं, हालांकि जब ये बात कर रहे होते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। अच्छा, अब ये सीपैक के हवाले से देखें, सीपैक को किसने नुकसान पहुंचाया? पीटीआई की हुकूमत आई, इस मुल्क का, इस हुकूमत का जो सबसे एक सीनियर मिनिस्टर था रज़ाक दाऊद, उसने पहले दिन ही आके सीपैक के हवाले से इतना बड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट दिया था जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और फिर वो वहां बात खत्म नहीं हुई तो उसके बाद मुराद सईद ने सीपैक के एक प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज कर दिए। मैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उनकी हुकूमत के साथ मेरे अपने जाती तौर पे रवाबित काफी अरसे से हैं, जिसमें हम कल्चर और दूसरी ट्रांसलेशन इन चीजों में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। मुझे चाइनीज ऑफिशियल से उस वक्त इंफॉर्मेशन आई थी कि वो सीपैक के हवाले से बहुत अपसेट थे। जितना नुकसान सीपैक को पीटीआई के दौर में 3.5 साल में पहुंचा है, अगर ये सीपैक उसी रफ्तार से चलता रहा जिससे इसका आगाज हुआ था, तो आज हमारे मुल्क में बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। इसलिए चाइना ने पीएम हमें उम्मीद है कि आप हुकूमत के आने के बाद सीपैक जो है उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से पिछले दौरे हुकूमत में चला था, यानी कि नून लीग के दौरे हुकूमत में। इसके साथ ही वक्त हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक मरतबा फिर। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।